चलिए, थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं प्रणव निकुंज हूँ और 2021 में सीए क्वालिफाई करने के बाद आई वर्कड एट डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी एंड केपीएमजी। मैंने काम करते हुए जो रियल ऑडिट्स हैंडल किए हैं, वही रियल वर्ल्ड लर्निंग मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ, लेकिन आईसीआई स्टडी मटेरियल के साथ, क्योंकि मार्क्स तो आपको सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल ही दिला सकता है। यहाँ सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं होगा, यहाँ माइंडसेट बिल्ड होगा। मैं आपको रटने वाला ऑडिट नहीं, समझने वाला ऑडिट सिखाऊंगा। आप एग्जाम में सिर्फ आंसर्स नहीं लिखोगे, आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में ऑडिटर की तरह लिखोगे। एक बात याद रखना, सीए फाइनल ऑडिट टफ तब लगता है जब क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी आ गई तो 70 प्लस स्कोर करना पॉसिबल ही नहीं, रियलिस्टिक हो जाता है। मैं अपनी तरफ से 100% डेडिकेशन दूंगा। एक्स्ट्रा एफर्ट, रिविजन स्ट्रैटेजी, आंसर राइटिंग अप्रोच सब मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है, आप भी अपना 100% देने के लिए रेडी हो? इफ यस, then let's not just prepare for CFIL. Let's dominate audit this attempt. हेलो एवरीवन, डेट है आज की 1 मार्च 2026 और आज से हम शुरू करने वाले हैं ऑडिट डायरेक्टली फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल रेलेवेंट फॉर मई 2026 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल। इसमें हम प्राइमरीली देखेंगे रिगार्डिंग एसक्यूसी 1 एंड एसएच 220। तो सबसे पहले समझना क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स ये क्या होता है। तो एसक्यूसी 1 कहता है, ये हमें सिखाता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो वैसे फर्म्स जो कि ऑडिट करती हैं उनके लिए होता है एसक्यूसी 1, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उन पे लगता है एसक्यूसी 1, जो फर्म ऑडिट कर रहे हैं उन पे। एंड एसए 220 लगता है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट पे लगेगा एसए 220, जबकि एसक्यूसी 1 अप्लाइज ऑन फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल में ये दो एस्पेक्ट्स बनते हैं, एसक्यूसी 1 एंड एसए 220। ठीक है, इसके बाद ऑडिट क्वालिटी। व्हाई ऑडिट क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट? इट इज सेंट्रल टू द ऑडिटिंग प्रोफेशन and helps in creating trust in users of financial information. जो यूजर्स होते हैं ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनमें ट्रस्ट क्रिएट करने में मदद करता है। गवर्नमेंट एंड पब्लिक एट लार्ज आर द स्टेक होल्डर्स हु रिलाई अपॉन एश्योरेंस गिवन बाय द ऑडिटर्स। इसलिए ऑडिट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने जैसे देखा एसक्यूसी 1 एंड एसए 220 में क्या डिफरेंस है। एसक्यूसी 1 अप्लाइज ऑन फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जबकि एसए 220 अप्लाइज ऑन ऑडिट ऑफ एफएस। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो ऑडिट होते हैं उन पे अप्लाई होता है एसए 220, जबकि जो फर्म्स होंगे जो रिव्यूज करेंगे, जो ऑडिट करेंगे, उन पे अप्लाई होगा एसक्यूसी 1। ठीक है, इसके अलावा क्या डिफरेंस है? एसक्यूसी 1 applies to all engagements and deals with quality at the level of firm. It deals with all, applies to all engagements and deals with quality at the level of firm. फर्म के लेवल पे ये क्वालिटी को देखता है एसक्यूसी 1, जबकि एसए 220 डील्स विथ ऑडिट क्वालिटी एट इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट लेवल। तो एसक्यूसी 1 फर्म लेवल पे देखता है ऑडिट पे, ऑडिट की क्वालिटी को, जबकि एसए 220 ऑडिट एंगेजमेंट लेवल पे देखता है ऑडिट के क्वालिटी को। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसक्यूसी 1 एंड एसए 220। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पे बनता है इसका। ठीक है, इसके बाद एसक्यूसी 1 quality control for firms that perform audits and reviews of historical financial information and other assurance and related service engagements। तो जैसा मैंने बोला एसक्यूसी 1 फर्म पे लगता है, तो एसक्यूसी 1 requires that the firm should establish a system of quality control designed to provide it
with reasonable assurance that the firm and its personnel comply with professional standards and regulatory and legal requirements. And the reports issued by the firm or engagement partners are appropriate in the given circumstances. तो SQC1 फर्म को क्या कहता है कि आप एक अपने अंदर अपने फर्म के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म सेटअप करें जिससे कि रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाए कि जो आप एंड जो आपका ऑडिट है एंड जो आपके ऑडिटर्स हैं वो रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं एंड साथ ही साथ जो आप रिपोर्ट्स इशू कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट है इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। ये कहता है SQC1। क्या बोला मैंने, समझना। SQC1 क्या कहता है कि जो फर्म है उनको कहता है कि आप एक एक क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म को सेटअप कर लो जिससे कि रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाए कि जो आपके ऑडिटर्स हैं एंड जो आपका ऑडिट है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर पाए एंड जो आप रिपोर्ट्स इशू करोगे वो भी अप्रोप्रिएट होंगे इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। इसके बाद आता है 2.1 एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्या है कि किसी भी फर्म के क्वालिटी कंट्रोल में जो पॉलिसीज एंड प्रोसेस बनते हैं उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये एलिमेंट्स होने ही चाहिए। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पसेस। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। मतलब कि किसी भी फर्म में जो लीडर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो लीडर तो होना ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है लीडर। इसके बाद जो वो लीडर है वो लीडर कितना एथिकल है एंड साथ में जो पर्सोनल है वो कितने एथिकल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेकंड इज एथिकल रिक्वायरमेंट्स, तो मतलब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे हैं। थर्ड है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। तो देखो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर लीडरशिप क्या बनाएगा? लीडरशिप बनाएगा एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एथिक्स, फर्म में क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। फिर लीडर और क्या लाएगा? लीडर लाएगा क्लाइंट्स। लीडर क्या लाएंगे? क्लाइंट्स लाएंगे। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स, ठीक है। इसके बाद लीडर क्या लाता है? ह्यूमन रिसोर्सेस, जो काम करते हैं, दैट इज पर्सोनल। ऐसे याद रखो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बाद लीडर क्या सेट करेगा? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद लीडर सेट क्या सेट करेगा? किसे लाएगा? ह्यूमन रिसोर्सेस को। क्लाइंट्स, उसके बाद क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाएगा, न्यू क्लाइंट्स आएंगे। इसके बाद एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि और क्लाइंट्स आएंगे या नहीं। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। तो क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म्स, क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये एलिमेंट्स हैं। एंड मॉनिटरिंग, आप मॉनिटर कर रहे हो या नहीं प्रॉपरली एथिकल रिक्वायरमेंट्स को, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को एंड सभी चीजों को आप मॉनिटर कर रहे हो या नहीं। तो ये चीज है। तो सबसे पहले देखो, तो 6 एथिकल ये हो गए एलिमेंट्स हो गए ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। 6 हो गए एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्या क्या? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। अब लीडर क्या बनाएगा? अब सोचो आंख बंद करके, लीडर क्या बनाएगा? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद क्लाइंट रिलेशनशिप्स आएंगे, मतलब क्लाइंट्स आएंगे, जितने क्लाइंट आएंगे उस हिसाब से ह्यूमन रिसोर्सेज को रखा जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज आ गए, क्लाइंट्स आ गए, अब हम परफॉर्म करके देंगे, काम करके देंगे। तो ये हो गया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंड एंड में मॉनिटरिंग, सभी चीज का मॉनिटरिंग कि परफॉर्मेंस कैसा था, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को आपने फॉलो किया या नहीं। तो ये हो गया मॉनिटरिंग। So these are the 6 elements of system of quality control: leadership responsibilities, ethical requirements, acceptance and continuance of client relationships, human resources, engagement performance and monitoring। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि it has been laid down clearly that the firm's business strategy is subject to the overriding requirement for the firm to achieve quality for all the engagements that the firm performs. Essentially, it implies that quality control
is paramount for all engagements. It is non-negotiable. In this regard, it should be ensured that. क्या इंश्योर करना चाहिए? क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या इंश्योर करना चाहिए? Essentially, it implies that the quality control is paramount to all engagements. It is non-negotiable. In this regard, it should be ensured that the firm assigns its management responsibilities so that commercial considerations do not override the quality of work performed. तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और क्या-क्या करना चाहिए एक फर्म को, वो है क्या इंश्योर करना चाहिए? The firm assigns its management responsibilities so that the commercial considerations do not override the quality of work performed. तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म के पास नहीं होना चाहिए, वो किसी और को असाइन कर दे ताकि कॉमर्शियल कंसिडरेशंस डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. फिर द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, compensation and promotion with regard to its personnel are designed to demonstrate the firm's overriding commitment to quality. तो जो भी पर्सोनल है उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपेंसेशन एंड प्रमोशन जो भी हो रहा है with regard to its personnel designed to demonstrate the firm's overriding commitment to quality. तो वो ऐसा डिजाइन होना चाहिए ताकि क्वालिटी नेगोशिएट ना हो. क्वालिटी इज नॉन नेगोशिएबल. क्वालिटी कम नहीं होना चाहिए. द फर्म डिवोट्स sufficient resources for the development, documentation and support of its quality control policies and procedures. तो फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के लिए डिवोट करे सफिशिएंट रिसोर्सेज को इनके डेवलपमेंट के लिए. फर्म डिवोट्स sufficient resources for the development, documentation, support of its quality control policies and procedures. जो इनके क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए सफिशिएंट पर्सोनल भी डिवोट करे. तो ये चीज इन्होंने बोला. दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, बट बस एक बार पढ़ के रख लो, बाकी कुछ भी ऐसे एमसीक्यू बन जाए तो सॉल्व हो जाए. ठीक है. इसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट्स. एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है? द फर्म शुड एस्टेब्लिश policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that the firm and its personnel comply with relevant ethical requirements contained in the code of ethics issued by ICAI. तो फर्म को एस्टेब्लिश करना चाहिए वैसे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जो कि डिजाइंड हो वैसे कि वो प्रोवाइड कर पाए रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंटेन इन द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICAI. ICAI जो कोड ऑफ एथिक्स को इशू कर रहा है उसे कंप्लाई करना चाहिए, वैसे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को डिजाइन करे फर्म. द कोड एस्टेब्लिशेस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स which include integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior. ये क्या हो गया? ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. तो ये एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं है प्रोफेशनल एथिक्स. तो ये आप 5 याद रखोगे तो आपको ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. IOPPC: integrity, objectivity, professional competence and due care, professional behavior and confidentiality. Fundamental principles should be emphasized by. अब ये fundamental principles कैसे emphasize होंगे? Should be emphasized by actions of the leadership of the firm. जो लीडर है वो कैसे actions को उठा रहा है, कैसे actions कर रहा है, ये उसके द्वारा emphasize होंगे. Second, spreading awareness and training. Third, monitoring. And fourth, a process for dealing with non-compliance. कि non-compliance को आप कैसे डील कर रहे हो, लीडर्स कैसे एक्शन ले रहा है, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग आप कैसे दे रहे हो, एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स को आप कैसे मॉनिटर कर रहे हो. इन चीजों पे डिपेंड करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आप ऐसे आप एम्फसाइज कर सकते हो. इसके बाद जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अब बनाए जाते हैं वो वैसे होने चाहिए कि वो फर्म को एनेबल करे कि वो कम्युनिकेट कर पाए इट्स इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स टू इट्स पर्सनल. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वैसे होने चाहिए ताकि फर्म अपने इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को अपने पर्सनल को कम्युनिकेट कर पाए. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, फर्म को एनेबल करना चाहिए टू आइडेंटिफाई and evaluate circumstances and relationships that creates threats to independence.
तो फर्म्स को अपने पॉलिसी एंड प्रोसेस वैसे बनाने चाहिए ताकि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को कम्युनिकेट किया जा सके टू इट्स पर्सनल। एंड सेकेंड, अगर कभी भी कोई भी सर्कमस्टेंसेस रिलेशनशिप्स वैसे होते हैं जिससे कि इंडिपेंडेंस थ्रेट पे आता है, तो उसे आप आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट कर पाओ। तो वैसे होने चाहिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इसके अलावा एटलीस्ट एनुअली the firm should obtain written confirmation of compliance with its policies and procedures on independence from all firm personnel required to be independent in terms of requirements of the code. तो एटलीस्ट एनुअली फर्म को रिटर्न कंफर्मेशन लेना चाहिए रिगार्डिंग द कंप्लायंस विद इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसेस ऑन इंडिपेंडेंस। जैसे आप किसी भी फर्म में होगे तो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट सबसे लिया जाएगा कि आप इंडिपेंडेंट हो या नहीं। And all breaches of independence should be promptly notified to firm. All breaches of independence should be promptly notified to firm for appropriate action. ठीक है। इसके बाद SQC1 lays special emphasis on familiarity threat. जो थ्रेट्स होते हैं ऑफ इंडिपेंडेंस उसमें फेमिलियरिटी थ्रेट होता है, उस पे स्पेशल एम्फेसिस देता है SQC1। ठीक है, क्या स्पेशल एम्फेसिस? Using the same senior personnel on assurance engagements over a prolonged period may impair the quality of performance of the engagement. अभी जैसे सेम ही सीनियर पर्सोनल है काफी टाइम से, अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स में बहुत टाइम तक, तो उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एंगेजमेंट वो अंडरमाइन हो जाता है, वो कम हो जाता है, क्वालिटी क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है। तो क्वालिटी पे असर होगा अगर आप सेम ही सीनियर पर्सनल को अब बहुत टाइम तक रखे रहोगे तो। Therefore, the firm should establish criteria for determining the need for safeguards to address this threat. In determining appropriate criteria, the firm considers such matters as the nature of engagement, including the extent to which it involves a matter of public interest. तो ये देखते वक्त जब फर्म एड्रेस करता है फैमिलियरिटी थ्रेट को, तो वो नेचर ऑफ एंगेजमेंट को कंसिडर करता है एंड द लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ द सीनियर पर्सनल। तो नेचर ऑफ एंगेजमेंट में क्यों देखता है? नेचर ऑफ एंगेजमेंट देखता है किस टाइप का एंगेजमेंट है। ये अगर ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट से डील कर रहा है, पब्लिक से ज्यादा डील कर रहा है, तो वो ज्यादा रिस्की है। तो नेचर ऑफ एंगेजमेंट को देखेगा एंड सेकंड लेंथ ऑफ सर्विस को देखेगा। अगर सर्विस ज्यादा हो गया सीनियर का उसी एंगेजमेंट पे, तो उस सीनियर को रोटेट कर देगा, दूसरे एंगेजमेंट में भेज देगा। तो द लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ द सीनियर पर्सनल, इन बातों को ध्यान में रखेगा फैमिलियरिटी थ्रेट को दूर करने के लिए। Example of safeguards including rotating the senior personnel or requiring the engagement quality control review. या तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आप करवा लो या फिर सीनियर पर्सनल को आप रोटेट कराओ, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है। The familiarity threat is particularly relevant in the context of financial statements audits of listed entities. Listed entities में ये और ज्यादा relevant होता है familiarity threats. For these audits, the engagement partner should be rotated after a predefined period, normally not more than 7 years. तो ऐसे listed entities के केस में 7 years के अंदर अंदर आपको रोटेट करना है। ठीक है, ऑडिट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज के केस में, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज इज कंडक्टेड बाय सोल प्रैक्टिशनर। अगर सोल प्रैक्टिशनर कंडक्ट कर रहा है लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कैसे रोटेशन होगा। लेकिन ऐसे नॉर्मली 7 years के अंदर अंदर आपको रोटेट करना है। However, to ensure quality control exists in such firms and appropriate reports are issued, there is a process of mandatory peer review for such firms. तो वैसे फर्म्स में फिर पीयर रिव्यू होगा कि एक सीए फर्म दूसरे सीए फर्म का ऑडिट करेगा, चेक करेगा कि वो सही ऑडिट कर रही है नहीं, इसे बोलते हैं पीयर रिव्यू। इसके बाद एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स।
A firm, before accepting an engagement, should acquire vital information about the client. Such an information should help firm to decide about integrity of client, promoters, and key manager personnel, competence, including capabilities, time and resources, perform engagement, and compliance with ethical requirements. देखो, कभी भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले क्लाइंट्स का वाइटल इंफॉर्मेशन जरूर लेना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग. सच इन्फॉर्मेशन उससे क्या होगा? उस इंफॉर्मेशन से वो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, प्रोमोटर्स एंड की पर्सनल के बारे में जान जाएगा कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसी है, क्लाइंट एंड उनके जो की मैनेजर पर्सनल है उनकी इंटीग्रिटी कैसी है वो पता चल जाएगा. इंटीग्रिटी के बारे में जानकारी हो जाएगी. इंटीग्रिटी. इसके बाद कॉम्पिटेंस, इंक्लूडिंग कैपेबिलिटीज, टाइम एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट. ठीक है, तो क्या हमारी कॉम्पिटेंस है कि नहीं, एंड साथ में टाइम एंड रिसोर्सेज भी हमारे पास है या नहीं उसे परफॉर्म करने के लिए, तो ये भी हमें समझ में आ जाएगा. तो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट की इंटीग्रिटी, उनके की पर्सन मैनेजर पर्सनल की इंटीग्रिटी हमें समझ में आ जाएगी. सेकंड, कॉम्पिटेंस, हमारी कॉम्पिटेंस हम देखेंगे वेदर वी आर कॉम्पिटेंट और नॉट, एंड साथ में टाइम एंड रिसोर्सेज जो लगेगा क्या उतना हमारे पास है. थर्ड, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्या हम कंप्लाई कर पाएंगे या नहीं. तो ये तब लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब लिखेंगे जब क्वेश्चन ये ऐसा पूछा जाए कि जब हम एक्सेप्ट एंड जब क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस होता है तो हमें किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए. अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आता है तो फिर हम ये आंसर लिखेंगे कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी हमें देखनी है, कॉम्पिटेंस देखना है हमारा खुद का, एंड साथ में टाइम और रिसोर्सेज कितना लगेगा टू परफॉर्म द एंगेजमेंट. थर्ड, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स. तो इन तीन चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा. उसके बाद विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ अ क्लाइंट, मैटर्स दैट द फर्म कंसीडर्स इंक्लूड, फॉर एग्जांपल, अभी देखो, विद रिगार्ड टू द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, जब क्लाइंट की इंटीग्रिटी हम देखेंगे तो फर्म को किन बातों को कंसिडर करना चाहिए विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ अ क्लाइंट. ये क्वेश्चन था एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ अ क्लाइंट के रिगार्डिंग. ये क्वेश्चन है क्लाइंट की इंटीग्रिटी जो हम देख रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट इसमें, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. द आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस ओनर्स, 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है. आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टीज. तो क्लाइंट के रिगार्डिंग एंड क्लाइंट के से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं उनका उनका हमें आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन देखना है. सेकेंड, द नेचर ऑफ द क्लाइंट ऑपरेशंस, क्लाइंट कैसे बिजनेस प्रैक्टिस में है इन्वॉल्व, नेचर, द नेचर ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस ऑपरेशंस इंक्लूडिंग इट्स बिजनेस प्रैक्टिसेस. थर्ड, information concerning the attitude of the client's principal owners में KMP एंड ऑल. तो इनका एटीट्यूड देखेंगे क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर्स का एंड से जो रिलेटेड पर्सन है KMP एंड ऑल, तो उनका. तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, जब क्लाइंट का इंटीग्रिटी हम देखेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, किन बातों को ध्यान में रखेंगे. पहला, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स एंड KMPs, उनकी आइडेंटिटी एंड उनके रेपुटेशन को देखेंगे. सेकंड, उनका नेचर ऑफ ऑपरेशंस. थर्ड, उनका एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स. एटीट्यूड देख लिया हमने, आइडेंटिटी देख लिया, नेचर देख लिया क्लाइंट्स ऑपरेशंस का. फोर्थ, क्या क्लाइंट एग्रेसिव है, कि किस चीज में एग्रेसिव, इन मेंटेनिंग द फर्म्स फीस एज लो एज पॉसिबल, कि फर्म के फी को हम जितना हो सके कम से कम रखेंगे. अगर इस चीज में एग्रेसिव है तो वो रेड फ्लैग है, उसको एक्सेप्ट मत नहीं करो. तो whether the client is aggressively concerned with maintaining the firm's fees as low as possible. Fourth, indications of an appropriate limitation in the scope. कोई भी वैसा इंडिकेशन है of an appropriate limitation in the scope of work, उससे भी हम देखेंगे. indications of an inappropriate limitation in the scope of work, कि inappropriate limitations अगर लगा देता है in the scope of work of an auditor तो फिर दिक्कत है. तो अभी तक हमने क्या देखा, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन उनका. सेकंड, वो उनके नेचर ऑफ बिजनेस को देखा हमने. थर्ड, उनका एटीट्यूड. फोर्थ,
क्या वो एग्रेसिव है इन मेंटेनिंग द फीस एज लो एज पॉसिबल? फिफ्थ, इंडिकेशंस ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ वर्क। वैसा कोई भी अगर इंडिकेशन आता है कि वो इनअप्रोप्रिएटली स्कोप ऑफ वर्क को लिमिट कर रहा है तो भी दिक्कत है। सिक्स्थ, indications that the client might be involved in money laundering or other criminal activities। ऐसे कोई भी अगर indications है तो दिक्कत है कि client is involved in money laundering। पहले से अगर आपके पास इंडिकेशन है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करो। सेवन, द रीजंस फॉर द proposed appointment of the firm and non reappointment of the previous firm। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस आप ऑडिटर को क्यों हटा रहे हो और नए ऑडिटर को क्यों ला रहे हो, वो रीजन समझना जरूरी है। तो इन 7 बातों को ध्यान में रखना है। आइडेंटिटी ऑफ एंड बिजनेस रेपुटेशन उनका, फिर उनकी क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स का एटीट्यूड, फिर नेचर देखेंगे ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशंस, फिर क्लाइंट वेदर द क्लाइंट इज एग्रेसिवली कंसर्न विथ मेंटेनिंग द फीस एज लो एज पॉसिबल, फिर फिफ्थ, इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन क्या लगा रहा है इन द स्कोप ऑफ वर्क, सिक्स्थ, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या इन्वॉल्व है, सेवंथ, क्या रीजन था पुराने ऑडिटर को हटाने का या नए ऑडिटर को लाने का। तो रीजंस फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। इन 7 बातों को हम ध्यान में अगर रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्लाइंट की इंटीग्रिटी के बारे में। ठीक है, इसके बाद इन कंसिडरिंग वेदर द फर्म हैज कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्सेज टू अंडरटेक द एंगेजमेंट, फॉलोइंग मैटर्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब इसका सेकंड पॉइंट आता है। तो इंटीग्रिटी हमने देख लिया, कॉम्पिटेंस वेदर हमारा कॉम्पिटेंट है, हम कॉम्पिटेंट है या नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा। देखो, द फर्म पर्सन हैव नॉलेज ऑफ रिलेवेंट इंडस्ट्रीज। तो जो फर्म के जो पर्सनल है उनके पास नॉलेज है या नहीं रिलेवेंट इंडस्ट्रीज का, सब्जेक्ट मैटर्स का। सेकंड, एक्सपीरियंस है या नहीं विद रेलेवेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, या फिर एबिलिटी टू गेन नेसेसरी स्किल्स, ये होना चाहिए। तो सेकंड, पहला नॉलेज होना चाहिए ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्री, सेकंड एक्सपीरियंस होना चाहिए उस इंडस्ट्री में काम करने का विद रेगुलेटरी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, थर्ड, सफिशिएंट पर्सनल हमारे पास है या नहीं, जो फर्म है उसके पास सफिशिएंट पर्सनल है या नहीं, ये देखेंगे। एंड साथ में कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस। फोर्थ, हमारे पास कोई एक्सपर्ट्स अवेलेबल है या नहीं उस फील्ड का। ठीक है, तो रिलेवेंट इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए हमारे पास, एक्सपीरियंस होना चाहिए, सफिशिएंट पर्सनल होने चाहिए, एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल होने चाहिए, एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज, सफिशिएंट पर्सनल, फिर इंडिविजुअल्स मीटिंग द क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो जो उस एंगेजमेंट के क्वालिटी टू परफॉर्म एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू आर अवेलेबल। तो एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू करने के लिए जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, क्या वैसे इंडिविजुअल्स हमारे पास है या नहीं, तो वैसे क्या इंडिविजुअल्स मीट कर रहे हैं या नहीं इस क्राइटेरिया को, टू परफॉर्म एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू EQCR आर अवेलेबल। एंड इसके अलावा तो मैंने क्या बोला, नॉलेज होना चाहिए हमें रिलेवेंट इंडस्ट्री का, सेकंड एक्सपीरियंस होना चाहिए विद रिलेवेंट रेगुलेटरी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, थर्ड सफिशिएंट पर्सनल हमारे पास होने चाहिए, फोर्थ हमारे पास एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए, फिफ्थ वैसे इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो कि क्राइटेरिया को मीट कर पाए। कौन से क्राइटेरिया, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करें। एंड सिक्स्थ, द फर्म वुड बी एबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। तो जो रिपोर्टिंग डेडलाइन है उसके अंदर ही क्या हम कंप्लीट कर पा रहे हैं एंगेजमेंट को या नहीं, एबिलिटी हमारी होनी चाहिए टू कंप्लीट द एंगेजमेंट विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। तो इन 6 चीजों को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या हमारे पास कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्स है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, वेयर द फर्म ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉज्ड टू डिक्लाइन एन एंगेजमेंट। देखो, तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी फर्म को कोई भी इंफॉर्मेशन बाद में पता चलता है, जिस इंफॉर्मेशन से अगर जो इंफॉर्मेशन अगर उससे पहले से पता होता तो उस एंगेजमेंट को वो डिक्लाइन कर देता। तो अगर वो बाद में भी पता चलता है तो क्या करेगा। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑन द कंटिन्यूअस ऑफ द एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप शुड इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ। तो उस केस में जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाएगा फर्म on the continuance of the engagement and the client relationship should include consideration of the professional and legal responsibilities that apply to the circumstances
including whether there is a requirement of the firm to report the person or personnel who made the appointment. In some cases, the its regulatory authorities. सबसे पहले इसमें ये चीज चेक करेगा, ये कंसिडरेशन होना चाहिए कि द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फर्म का प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको कंसिडर करना चाहिए उसको, दैट अप्लाई टू द सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग वेदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म टू रिपोर्ट टू द पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट, जो उनको उनको अपॉइंट किया फर्म फर्म को, उनको रिपोर्ट करें, एंड कभी कभी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये होगा। एंड सेकंड, द पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग द एंगेजमेंट or from both or from both the engagement and the client relationship। तो या तो ये सिर्फ एंगेजमेंट को विड्रॉ कर दे, या फिर एंगेजमेंट एज वेल एज द क्लाइंट रिलेशनशिप, दोनों को। तो देखो क्या बोला मैंने, तो कभी भी अगर फर्म को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है जिससे कि अगर उनको पहले वो इंफॉर्मेशन मिलता तो वो डिक्लाइन कर देते हैं, उस एंगेजमेंट को डिक्लाइन कर देते हैं, बट वो बाद में पता चला, तो उस केस में क्या करना चाहिए? क्वेश्चन ऐसे आता है, केस स्टडी। तो उस केस में फर्म को क्या करना चाहिए? तो उस केस में सबसे पहले तो अपने प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखें, एंड सेकेंड ये देखें कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हम एंगेजमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एंगेजमेंट एज वेल एज क्लाइंट रिलेशनशिप दोनों को विड्रॉ कर सकता है। तो या तो विड्रॉवल सोचेगा वो, या फिर सोचेगा कि मेरी क्या प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्या लीगल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सन हु मेड मेड हिज अपॉइंटमेंट, हिज और हर अपॉइंटमेंट। तो उनके अपॉइंटमेंट को जो भी कर रहा है, जिसने भी किया उस, या फिर फर्म की अपॉइंटमेंट को जिसने भी किया, उनको रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बात। सेकंड बात, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी रिपोर्ट करना पड़ सकता है कभी कभी, किसी किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में। तो ये चीज कंसिडर होगा, ठीक है। इसके बाद policies and procedures on withdrawal from an engagement or from both the engagement and the client relationship address issues that include the following। अभी देखो इन्होंने क्या बोला, तो विड्रॉवल के रिगार्डिंग जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनेगा उनमें ये चीजें होनी चाहिए। तो डिस्कस करेगा वो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ में रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएट एक्शन, कि फर्म को क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, या फर्म क्या एक्शन ले सकता है, इसके रिगार्डिंग वो डिस्कस करेगा विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, ले सकता है। सेकंड, इफ द फर्म डिटरमिन्स दैट इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, अगर उन्हें फर्म को लगता है कि हाँ अप्रोप्रिएट है टू विड्रॉ करना, तो ये भी पॉलिसी प्रोसेस में होना चाहिए। डिस्कसिंग विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, विड्रॉ भी किया जा सकता है, तो विड्रॉवल के रिगार्डिंग भी डिस्कस करना है विथ क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, एंड ये भी चीज पॉलिसी एंड प्रोसेस में लिखी होनी चाहिए रिगार्डिंग विड्रॉवल, एंड साथ में उसके रीजंस भी, एंड द रीजंस फॉर सच विड्रॉवल, ठीक है। उसके बाद तो ये भी कंसिडर करेगा कि क्या ये प्रोफेशनल रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है फॉर द फर्म टू रिमेन इन प्लेस, मतलब कि वहीं पे या तो रहे, कि नहीं छोड़ के जाए, या फिर अगर विड्रॉ कर रहा है तो विड्रॉवल का रीजंस एंड साथ में विड्रॉवल, ये दोनों ही रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताए। एंड फोर्थ, documenting significant issues, consultations, conclusions and the basis for the conclusions। तो कभी भी विड्रॉ कर रहा है फर्म, तो उन्हें इन बातों को ध्यान में रखना है। तो कभी भी फर्म अगर विड्रॉ करता है, कोई भी फर्म फ्रॉम एन एंगेजमेंट, तो उन्हें ये चीजें करनी पड़ेंगी कि सबसे पहले तो क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करेगा फर्म कि व्हाट एक्शंस वी माइट टेक। सेकंड, रिगार्डिंग द विड्रॉवल, कि इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, एंड उसके उनके रीजंस, और ये भी डिस्कस होने चाहिए विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। थर्ड, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है टू रिमेन इन प्लेस, या फिर अगर विड्रॉ कर रहा है तो
वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताए एंड साथ में उसके रीजंस भी बताए। एंड फोर्थ, सिग्निफिकेंट इश्यूज जो भी हैं, साथ में कभी भी उन्होंने किसी के और से कंसल्टेशन लिया है या कुछ भी कंक्लूजन है, एंड द बेसिस ऑफ कंक्लूजन उसको भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। तो विड्रॉवल से पहले इन चीजों को करना पड़ेगा। सो दीज आर द कंसिडरेशंस फॉर द विड्रॉवल फ्रॉम एन एंगेजमेंट। ठीक है, इसके बाद